सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेकंड लॉ होता है मोशन में न्यूटन का, उस द्वितीय नियम से, गति के दूसरे नियम से हम सिद्ध करेंगे कि जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। एक फार्मूला होता है F इक्वल टू ए में, कि बल या फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अपन गति के जो सेकंड लॉ होता है, उस लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ होता है, उस गति के दूसरे नियम से हम इसको प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो गति के दूसरे नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहला नियम कहता है कि यदि बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु हमेशा उसकी अवस्था में रहेगी, यदि विराम में है तो हमेशा विराम में रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में तो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगी। भले बल नहीं लग रहा तो भी गतिशील अवस्था में रहेगी, पहला नियम। अब मान लो कि किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा उस वस्तु पर। तो पहले नियम में तो हमने बल लगाया ही नहीं, फिर भी वस्तु गतिशील थी तो हमेशा गतिशील ही रहती है। लेकिन दूसरा नियम यदि कहता है कि यदि आपने किसी वस्तु पर आपने बल लगा दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया, तब उस वस्तु के वेग में या उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा, ये हम गति के सेकंड नियम से हम देखेंगे। तो हमने गति का जो दूसरा नियम पढ़ा है कि किसी वस्तु पर जो बल लगता है, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, तो F जो है वो बल है, फोर्स, वो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग या मोमेंटम को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला या आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के, जो डेल्टा बटे डेल्टा टी या डी बटे डी टी, इसको हम परिवर्तन की दर बोलते हैं। परिवर्तन की दर का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ उसमें चेंज होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब भी किसी भी भौतिक राशि का समय के साथ यदि परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर, और उसको हम डी बटे डी टी या डेल्टा बटे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बटे डेल्टा टी और डी बटे डी टी, ये दोनों ही परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा जब टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लगता है, परिवर्तन ज़्यादा समय के लिए यदि होता है तो उसको हम डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वही समय यदि बहुत कम क्षण के लिए होता है, बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है, बहुत कम समय के लिए परिवर्तन होता है, तो उसी को हम जो है डी बटे डी टी के द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, दोनों ही परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन डेल्टा जब टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय के लिए परिवर्तन होता है, डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और टाइम इंटरवल बहुत कम समय के लिए यदि कोई फोर्स लगता है और उसमें चेंज देखना हो तो डी बटे डी टी के द्वारा भी हम उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गति का हमारे पास सेकंड लॉ। अब इस सेकंड लॉ से हम प्रूव करेंगे कि F इक्वल टू ए में होता है। तो सेकंड लॉ हमने लिखा F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल dp बाई dt। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट जब भी लगाएंगे तो इक्वलिटी लगेगा, बराबर लगेगा। तो F इक्वल टू k डेल्टा p बाई डेल्टा t। डेल्टा p संवेग में परिवर्तन है। संवेग क्या होता है? संवेग पिछला वीडियो देखा होगा। सम का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग का मतलब होता है वेग। द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणा, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो संवेग का जो फार्मूला होता है हमारे पास P इक्वल टू m इंटू वी। हम यहाँ पे दो संवेग लेना पड़ेगा क्योंकि अपने पास परिवर्तन देख रहे डेल्टा। तो मान लो प्रारंभिक समय पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग, m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। मास m मान लिया वस्तु का और वेलोसिटी को हमने u मान लिया। ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग। इसी प्रकार से लास्ट का जो मास m मान लिया, मास तो चेंज होना ही नहीं बॉडी का, और वेलोसिटी को अपने v मान लिया। तो अंतिम समय क्या होगा? Pf इक्वल टू m इंटू वी। v क्या कहलाएगा? लास्ट या फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और समय परिवर्तन निकालना चाहे अपन तो इस Pf में से P
पी आई को माइनस कर देना तो रेट चेंज हो जाएगा दोनों, पी एफ माइनस पी आई। जब भी परिवर्तन निकालना तो अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दो तो परिवर्तन आ जाए, कितना आ जाए। तो डेल्टा पी का मान हमारे पास आ जाएगा एम वी माइनस एम यू। पी एफ का मान एम वी है और पी आई का मान एम यू है। पी एफ ये है और पी आई है, दोनों को मान रख दिए तो ये पी एफ और पी यू पी आई के मान आ गए। अब ये डेल्टा पी का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा के। इस डेल्टा पी की जगह ये रख दो एम वी माइनस एम यू। इस डेल्टा पी की जगह क्या लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी को ऐसे लिखा, डेल्टा टी को ऐसे लिखते रहे। एन दोनों में से कॉमन लिया है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा वी माइनस यू, वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता है, वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसको त्वरण कहा गया है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। जब भी त्वरण का फार्मूला है एक्सेलरेशन का तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ये वेग में परिवर्तन है अपॉन टाइम, समय। तो इसकी जगह अपन एक्सेलरेशन ए लिख देंगे, v माइनस यू बटे डेल्टा टी की जगह इसकी जगह ए लिख दो तो फार्मूला क्या आ जाएगा, f इक्वल टू के एम ए अपॉन एम ए हो जाएगा। यदि k इक्वल टू 1 मान लिया, ऐसा सिस्टम में इसको इस प्रकार से चॉइस किया जाता है कि इसका मान 1 आता है। तो यदि इसको हमने 1 मान लिया है तो k इक्वल टू यदि 1 है तब उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, f इक्वल टू m इंटू a। ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो जाएगा कि F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का फार्मूला क्या है, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि ये सभी जगह लगेगा। जब भी फोर्स आए F इक्वल टू एम ए लिखेंगे। और बल का यदि अपन मात्रक देखते हैं इसका फोर्स का तो एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एसआई न्यूटन, सीजीएस डाइन, ध्यान रखना। और 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। अब 1 न्यूटन किसको कहेंगे, 1 न्यूटन बल किसको कहते हैं। तो मान लो कि हमारे पास में कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है, द्रव्यमान को हमने 1 किलोग्राम ले लिया और उसका एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड ले लिया। यानी 1 किलोग्राम की वस्तु पर यदि कोई बल लगाते हैं हम और वो बल लगाने से उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि मान लो 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है और उस वस्तु को हमने क्या किया, एक बल लगाया और उस बल लगाने से क्या होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक सेकंड में क्या चाहिए, 1 मीटर का चेंज हो जाएगा उसकी वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उसके त्वरण में परिवर्तन यदि होता है तो उस बल को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। 1 किलोग्राम की वस्तु है, उस पर बल लगाएंगे तो उसके त्वरण में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो उत्पन्न होगा त्वरण। तो उस बल को हम बोलेंगे 1 न्यूटन। 1 डाइन किसको कहेंगे, यदि 1 किलोग्राम की वस्तु है और उस पर यदि अपन कोई बल लगाते हैं तो उसके त्वरण में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। 1 ग्राम की वस्तु है, उस पर अपने कोई बल लगाया है और उस बल लगाने से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का यदि उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो उस बल को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। अब सामान्य भाषा में अपन किलोग्राम भार जो होता है वो भी एक प्रकार का बल होता है। किसी चीज को अपन तोलते हैं, 1 किलोग्राम भार, अपन कोई वस्तु यदि खरीदने जाते हैं तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम ये अपन खरीदते हैं। तो किलोग्राम भार भी क्या है, बल ही है। और से पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम भार बोलते हैं। भार कुछ नहीं, बल है, फोर्स है। पृथ्वी अपने को खींच रही है तो जितने बल से वो खींचती है, आकर्षित करती है, वो वस्तु का भार कहलाता है। तो किलोग्राम भार भी वस्तु का क्या है, एक प्रकार का बल ही है। तो यदि अपन किलोग्राम भार की बात करते कि 1 किलोग्राम भार, मान लो आपके पास 1 किलोग्राम भार है कोई सा भी, तो उसको न्यूटन में कैसे लिखेंगे, तो उसका 1 किलोग्राम भार का जो मान होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन यदि आपको दे दिया तो 1 किलोग्राम का होगा। तो अब अपने को किलोग्राम भार से समझ में आ जाएगा कि 1 किलोग्राम भार मतलब 9.8 न्यूटन होता है, जाएगा। और यदि सीजीएस पद्धति में 1 ग्राम भार यदि अपन देखें तो 980 डाइन के बराबर होता है।
CGS में डाइन लिखना है, SI में न्यूटन लिखना, ध्यान रखना दोनों मान। अब यदि इसके अपन विमा निकाले, डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की m और एक्सेलरेशन की LT-2, त्वरण की LT-2 होती है। तो इस प्रकार से इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। और जो पहला नियम जो होता है वो दूसरे नियम का ही एक अंग माना गया है। पहला नियम को दूसरे नियम का अपन एक पार्ट मानते हैं, भाग मानते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा नियम, पहला नियम यदि कहता है कि यदि बल को मान 0 है, यदि अपन ने फोर्स नहीं लगाया किसी वस्तु पर, तो क्या होगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका वेग हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा नियत चाल से चलता है वो। तो यदि मान लो पहले नियम की यदि अपन देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाते, F का मान यदि 0 कर देते, बल नहीं लगाते, पहला नियम ये कहता है कि बल नहीं लगता, दूसरा नियम कहता है कि बल लगेगा, बल लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, वेग मतलब उसके संवेग में परिवर्तन होगा, ये दूसरा नियम। बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और यदि बल नहीं लगाएंगे तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपन प्रूव कर सकते हैं कि यदि बल नहीं लगाया तो क्या होगा, F का मान यदि 0 रख देंगे, यहाँ पर यहाँ 0 रख देंगे तो ma बराबर 0, ma बराबर 0, तो m का मान तो 0 हो नहीं सकता, किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो क्या 0 हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा। a का मान 0 मतलब त्वरण का मान 0, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन 0 है, 0 है मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। a का मान 0 जब भी आया समझ जाना कि त्वरण 0, इसका मतलब है, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, कितना आ रहा है 0, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वेग हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा नियतांक हो रहा, कांस्टेंट हो रहा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो दूसरे नियम से हम पहले नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं कि दूसरे नियम से हमारे पास पहला नियम उसका ही एक अंग है कि बल नहीं लगाएंगे तो उसका वेग हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो F=ma होता है ये कब लागू करना है, तो F=ma तभी सत्य होता है, ये बल का जो सूत्र होता है तभी सत्य होता है जब बल वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर दे। ये कब लगाना है, F=ma, यदि बल लगाया और बल लगाने से वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, तो गति अवस्था या विराम अवस्था में यदि कोई परिवर्तन होता है तभी लगाना। साथ में वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होना चाहिए। यदि वस्तु का द्रव्यमान चेंज हो जाता है, जैसे हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे उसमें द्रव्यमान भी चेंज होता है। अभी वेग यदि कम हो तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, लेकिन यदि वेग बढ़ता जाता है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है, तो वो अलग कंडीशन बनती है। तो शर्त यही है कि बल ये F=ma कब लगेगा, जब क्या होना चाहिए, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, गति से विराम में या विराम से स्थिर उसमें आना जाना चाहिए, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, साथ में उसका द्रव्यमान हमेशा नियत होना चाहिए। और यदि द्रव्यमान नियत नहीं होगा तो फिर ये F=ma वाला फार्मूला नहीं लगेगा। बाकी सभी स्थानों पर चाहे कौन सा भी बल हो, इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। जहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो F=ma न्यूटन का फार्मूला, ये इसका बेसिक फार्मूला है बल का। इस बल के फार्मूले का सभी जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है, द्रव्यमान चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।